गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने 10 दिन का क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है जिसकी एक क्लास कल हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लें। और इस कोर्स के थ्रू अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का जो फैक्ट बेस्ड डाटा है, ओनली फैक्ट्स, वो आपको बता दिए जाएं ताकि आप किसी भी परीक्षा को जब देने जाओ तो प्रश्न इन्हीं फैक्ट्स में से पूछे जाते हैं और आप सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सको, इसलिए ये क्लास बनाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो एक ही क्लास में आपको एक साथ 1000 के आसपास फैक्ट्स याद होंगे और 1000 क्वेश्चन एक क्लास से याद करने का मतलब है कि आपको 10 क्लासों में 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी मेरा जो तरीका है काफ़ी यूनिक तरीके से बना रहा हूँ, तो ये आपको पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। आज की जो फैक्ट वाली जो क्लास है उसमें हमने राजस्थान की हिस्ट्री को लिया है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको इंडियन हिस्ट्री की भी मिल सकती है। तो अब अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला कुछ फैक्ट है अपना, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड। ऑप्शन आंसर क्या है? चावंड। ये 1615 तक बनाए रखी थी इन्होंने। दूसरा है स्पारलक्ष्य का स्वर्ण युग विग्रहराज चतुर्थ के काल को बोला जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि जो है कटिबंधु उपनाम से इनको जाना जाता था। तो स्पारलक्ष्य का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के। मेवाड़ में अकबर के समकालीन कौन कौन थे? तो मेवाड़ में अकबर के समकालीन जो शासक थे उदय सिंह, प्रताप और अमर सिंह, ये तीनों थे। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। किस पुराण में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? तो पुराण का नाम है स्कंद पुराण। यह हमें ध्यान रखना है कि किस पुराण में गुजरों को प्रतिहारों को गुजर कहा गया है, तो स्कंद पुराण में कहा। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की किताब कौन सी है? मतलब वो कौन सी बुक जारी करती है? तो उस किताब का नाम है जागती ज्योत। इस पुस्तक को नियमित अंतराल पर जारी करते रहते हैं। अ, चीनी यात्री फायान आया था, तो भीनमाल जालोर में आया था राजस्थान के अंदर। भीनमाल जालोर, फायान, ये ध्यान रखना है। सर्वप्रथम राजस्थान के शासक वर्ग हेतु पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उस अंग्रेज का नाम था कैप्टन बाल्टर। इस व्यक्ति ने राजस्थान में सबसे पहले शासकों के बच्चों को अध्यापन के लिए एक नए अलग शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। उस अंग्रेज का नाम था कैप्टन बाल्टर। राजस्थान के आधुनिक इतिहास के पिता या सर्वप्रथम आधुनिक इतिहास लेखन का कार्य जिसने किया उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। आधुनिक इतिहास के पिता इनको माना जाता है। अगला है शकों के आगमन और लोप होने का पता चलता है। तो इनसे संबंधित जानकारी में मिलती है सांबर के निकट एक नलियासर में चांदी के सिक्के मिले अपन को। उनसे अपन को जानकारी मिलती है कि शक भारत में आए थे और उनका लोप हुआ था। राजस्थान में आए थे और उसकी जानकारी मिलती है नलियासर में चांदी के सिक्कों से। नेक्स्ट, राजस्थान में सती प्रथा उन्मूलन का पहला प्रयास कहाँ पर किया गया? तो 1844 में जयपुर रियासत में पहला प्रयास किया गया था सती प्रथा उन्मूलन का, राजस्थान। अगला है शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी टोंक। ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। शिकार पर प्रतिबंध भी इसी ने लगाया था। अगला है कन्यावध उन्मूलन। कन्यावध उन्मूलन से संबंधित जो कानून बनाए गए थे सर्वप्रथम तो मेवाड़ में बनाया गया था, उसके बाद में कोटा, फिर जोधपुर, फिर जयपुर। अगर अपन से सीरियल वाइज पूछ ले तो सर्वप्रथम मेवाड़, कोटा, फिर जोधपुर, फिर जयपुर। ये अपन को ध्यान रखना है कन्यावध से संबंधित कानून। अगला है अनमेल और बाल विवाह उन्मूलन हेतु प्रयास कब किया, किसने किया था सर्वप्रथम? तो 1903 में अलवर रियासत ने अनमेल और बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयास शुरू किया था। नेक्स्ट है वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो अलवर थी। वन से संबंधित संरक्षण से संबंधित जो नियम पारित किए थे वो पहली रियासत अलवर थी। इस रियासत ने सर्वप्रथम प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। इसका आंसर भी है अलवर। अलवर एकमात्र ऐसी रियासत है जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था।
नेक्स्ट, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत कौन सी है? तो जयपुर। इस जयपुर ऐसी रियासत है जिसने सर्वप्रथम डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए थे। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी है? तो भीलवाड़ा है। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत भीलवाड़ा। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें कौन सी हैं? तो कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पर है? किम्बरले, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान मानी हीरे की खान मानी जाती है, किम्बरले। अफवाह क्षेत्र के तहत विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका की। अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी विश्व की अमेजन मानी जाती है, और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। अगर लंबाई के हिसाब से पूछे तो लंबाई के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, अफ्रीका के अंदर होती है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है विश्व की टोटल। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये मिसिसिपी मिसोरी मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसोरी। और दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका की तो मिसिसिपी मिसोरी, दक्षिण अमेरिका की जो है अमेजन मानी जाती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील मानी जाती है, जिसका अपवाह क्षेत्र 10 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील मानी जाती है, जिसका अपवाह क्षेत्र 10 देशों के अंदर फैला हुआ है। तंजानिया, रवांडा, बरूंडी, DR कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र, इन देशों के अंदर ये नील नदी बहती है। तो अपन को ध्यान रखना है कि नील नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा देश है। तो तंजानिया, रवांडा, बरूंडी, DR कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ये अपन को ध्यान रखना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी नदी, और ये चीन के अंदर बहती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका की। मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी बांसवाड़ा राजस्थान में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो अफ्रीका है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे या कांगो है। तो तीनों का ध्यान रखना है। विषुवत रेखा को तो जायरे कांगो काटती है, कर्क रेखा को माई काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है। नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है वो है सतलज नदी। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी है ये गोदावरी नदी। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा पूछ लिया जाए तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है। तो दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में वो है गंगा। सबसे लंबी नदी भारत की जो केवल भारत में है वो गंगा नदी है। ठीक है? अगला है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका अधिकांश हिस्सा चीन के अंदर है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम यह है विबग्योर। इंग्लिश में देखा जाए तो, और हिंदी में बेनी आह पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वेद कितने हैं? तो वेद 4 माने गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये अपन को ध्यान रखना है। संगीत से जुड़ा वेद कौन सा है? तो संगीत से जुड़ा वेद सामवेद है, पद्य में लिखा हुआ है वेद है। सामवेद है जो पद्य में लिखा हुआ है। जैसे कुछ ब्राह्मणों के भी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ का मतलब किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध माना जाता है ऋग्वेद से। पंचविश का माना जाता है सामवेद से। ऐत्रेय ऋग्वेद, पंचविश सामवेद, शतपथ यजुर्वेद और गोपथ अथर्ववेद। तो चारों ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी ध्यान रखने। ऐत्रेय तो ऋग्वेद के साथ, पंचविश सामवेद के साथ, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के साथ और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के साथ। गायत्री मंडल किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंडल जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ये मंडल गलत है इसमें, तो मंडल का ध्यान नहीं रखना आपको। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये इससे जुड़ा हुआ जो वेद है वो कौन सा माना जाता है? वो अथर्ववेद माना जाता है। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये भी अथर्ववेद में मिलता है, सभा और समिति का उल्लेख भी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद से। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का और कैडमियम की छड़ों का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट और कैडमियम की छड़ों का। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है तो भारी जल, जिसको D2O बोला जाता है, तो शीतलक के रूप में तो D2O का उपयोग किया जाता है भारी जल का, और मंदक के रूप में ग्रेफाइट और कैडमियम की छड़ों का किया जाता है। मेनेंडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले? तो मेनेंडर के 16 सिक्के बेराट से मिले। गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ से मिले राजस्थान में? तो भरतपुर से मिले गुप्त राजाओं के सिक्के। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति उसके रचयिता माने जाते हैं, अत्रि और महेश। बप्पा रावल का अन्य नाम क्या मिलता है? तो बप्पा रावल का अन्य नाम कालभोज मिलता है। किसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? तो वो अल्लट ने किया था, मेवाड़ के शासक थे अल्लट, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान साहित्य परिषद कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। ये ज्यादा ध्यान रखने योग्य है, साहित्य परिषद कलकत्ता, ठीक है। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर में स्थित है। राजस्थान में जहांगीर का महल पुष्कर में है। जयपुर के चित्र कारखाने का नाम क्या है? सूरत खाना। जयपुर के चित्र कारखाने का नाम क्या है? सूरत खाना। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने बचपन में कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? तो वो जौनपुर। शेरशाह सूरी जो अफगान शासक थे, उन्होंने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त करी थी। पखावज समान वाद्य यंत्र कौन सा है? रावलों की मादल, ये पखावज के समान माना जाता है। सालू जनपद कहाँ पर स्थित है? तो सालू जनपद अलवर में स्थित है। पहला उर्दू अखबार कौन सा है? तो मजहर उल सुरूर, ये भरतपुर का अखबार है मजहर उल सुरूर, ये पहला उर्दू अखबार माना जाता है। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसको माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया को माना जाता है। भारत लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है, भारत लोक कला मंडल उदयपुर में। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा माना जाता है क्षेत्रफल में? तो लावा जयपुर को सबसे छोटा ठिकाना माना जाता है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो करौली थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। पहली तो करौली है, अंतिम रियासत सिरोही है। डाकन प्रथा का उन्मूलन 1853 में मेवाड़ रियासत में किया गया था। डाकन प्रथा का उन्मूलन सर्वप्रथम 1853 में मेवाड़ रियासत में किया गया था। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ को माना जाता है। अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत थी झालावाड़। ये झाला मदन सिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत या अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत झालावाड़ को माना जाता है। राजस्थान की पहली नगर पालिका ये माउंट आबू मानी जाती है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम ये मुंबई को माना जाता है। स्वतंत्र भारत में पहला नगर निगम कलकत्ता को माना जाता है। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। पेरियार अभ्यारण्य या नदी या झील स्थित है, ये केरल के अंदर स्थित है। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी। सेबी की स्थापना कहाँ पर की गई? 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से मानी जाती है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। इन दोनों का ध्यान रखना है। पहली बार तो 1969 में 14 बैंकों का, दूसरी बार 6 बैंकों का 1980 में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां पंजीकृत थी? 25। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां जुड़ी हुई है? 100। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 12 बजे से 1 बजे का समय शून्यकाल रहता है और प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे रहता है। तो प्रश्नकाल पहले आता है 11 से 12 बजे, उसके बाद में शून्यकाल आता है 12 से 1 बजे। वो नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती वो नर्मदा और तापी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। नदियां जो एस्चुरी बनाती है वो है नर्मदा और तापी, वो एस्चुरी बनाने का कार्य करती है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नर्मदा और तापी है, मतलब वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखना। नर्मदा और तापी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो चंबल और सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। अमरकंटक से उद्गम वाली नदियां कौन कौन सी है? तो सोम और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं लाइकेंस। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं लाइकेंस।
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गर्शोपा कर्नाटक के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा जलप्रपात जो कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर स्थित है। तो अपन को ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती पर। इसका नाम है जोग या गर्सोपा, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम हो गया है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, जो वेनेजुएला के अंदर स्थित है। मंगोल शासक जो चंगेज खान था, उसका मूल नाम क्या था? तेमुचीन। ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या की जाती है। तो अगले फैक्ट्स पर चलते हैं अपन अब। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। महाभारत का पारसी में अनुवाद कराया गया था, तो अकबर ने करवाया था, और उसका शीर्षक था रजमनामा। महाभारत का पारसी अनुवाद अकबर ने सर्वप्रथम करवाया था, और उसको शीर्षक दिया था रजमनामा। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो किसने दी थी? लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। पहली तमिल पिक्चर फिल्म कौन सी मानी जाती है? तो पहली तमिल पिक्चर फिल्म कीचक वदम को माना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी और फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और पारसी शीर्षक क्या है इसका? रजमनामा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिको ने किया था, और उसको शीर्षक दिया था सिर ए अकबर। ये ध्यान रखना है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद तो दारा सिको ने किया था, सिर ए अकबर नाम से। राजस्थान में लोक सुनवाई अधिकारी जो राजस्व से इत्र मामलों की सुनवाई करता है, वो कौन सा होता है? ग्राम सेवक होता है। राजस्व से इत्र मामलों की, ठीक है, राजस्व मामलों की सुनवाई करता है तहसीलदार। अधमों निस्यंदन सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ये सिद्धांत जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसका सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाएगी तो छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसको बोला जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अब देखते हैं, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? उसका नाम है पोपलर। जो कागज लुगदी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पहली बोलती तमिल फिल्म कालिदास मानी जाती है। पार्श्व गायन वाली पहली भारतीय फिल्म धूप छांव को माना जाता है। और ऑस्कर के लिए नामित पहली फिल्म माना जाता है मदर इंडिया। ये ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। विभिन्न देशों की प्रमुख मिसाइलें जैसे डोंगफेंग 41 ये चीन की है, अबाबिल ये पाकिस्तान की है, और खुर्रम सर ये ईरान की है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ मिलता है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें सबसे नीचे वाली, तो कोरडामम है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऊंट पालक जाति कौन सी मानी जाती है? तो रायका और रेबारी ऊंट पालक जाति मानी जाती है। ऊंटों का देवता किसको माना जाता है? तो ऊंटों का देवता पाबू जी को माना जाता है। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग कहा जाता है? तो वो चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग कहा जाता है। तेजस की बात करते हैं तो तेजस भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है जो मुंबई से गोवा के बीच चली है। हल्का लड़ाकू विमान भी तेजस के नाम से जाना जाता है, जिसका LCH HAL कंपनी के द्वारा निर्मित है। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। अगला है ढोला सदिया पुल। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। ढोला सदिया पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर इसको बनाया गया है, ढोला सदिया पुल को। और ये असम में है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर मानी गई है। तो ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता है। अर्थ आवर। अर्थ आवर प्रतिवर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। इसके अंदर रात्रि 8 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद की जाती है। और इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया से की गई थी। तो अर्थ आवर का अपन को ध्यान रखना है, 25 मार्च प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसमें 1 घंटे के लिए सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। मुद्रा नियंत्रण है तो गैर मौद्रिक उपाय क्या है? गैर मौद्रिक उपाय तो खाद्य आयात का उदारीकरण, जमाखोरी पर रोक, PDS का सुदृढ़ीकरण और कालाबाजारी को रोकना, ये गैर मौद्रिक उपायों के अंदर मुद्रा नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है। प्रमुख एंटीबायोटिक के क्या नाम है जिसको रोग प्रतिरोधक बोला जाता है? तो मेलासिडिन, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन, ये प्रमुख रोग प्रतिरोधक या एंटीबायोटिक्स हैं जिनके नाम अपन को ध्यान रखने हैं। मेलासिडिन, पेनिसिलिन और एम्पिसिन। सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में 13 है, तमिलनाडु में 12 है, महाराष्ट्र में 10 है और राजस्थान में 4 जो है स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। पिछवाई कला का विकास किस संप्रदाय के द्वारा किया गया था? तो वल्लभ संप्रदाय के द्वारा इसका विकास किया गया था। पंडित नेहरू ने किसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य
पंडित नेहरू ने कहा है। राजस्थान के पहले खेल गुरु जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला वो कर्ण सिंह थे। पहले खेल गुरु जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला कर्ण सिंह को माना जाता है। राजस्थान का कल्पतरु या थार मरुस्थल का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स पर। ये कुछ कोटेशन दिए हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। पहला कोटेशन है, मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। भटनेर दुर्ग के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये तैमूर लंग का है, जिन्होंने तुझे तैमूरी के अंदर एक कथन बोला था, मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। भटनेर दुर्ग से संबंधित है और तैमूर लंग ने इसको बोला था। फिर प्रस्ताव पर एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था। ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, और टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक ट्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में। अगला कथन है, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ये कथन है रामप्रसाद बिस्मिल का। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, रामप्रसाद बिस्मिल का कथन है। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। नेक्स्ट कथन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली। ये कथन किसका है? रणजीत सिंह का है। नेक्स्ट कथन है, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। राजसमंद के किले के संबंध में बोला था, ये अबुल फजल का कथन है। नेक्स्ट प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ये कथन है N.A. पालकीवाला का। संविधान की मूल आत्मा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला है, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। अब हिस्ट्री के अगले कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देखते हैं अपन। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ये 6ठी शताब्दी से 1036 ईस्वी तक चला था। इनकी राजधानी जो है कन्नौज। संस्थापक नागभट्ट प्रथम, और कब इसकी स्थापना हुई? 725 ईस्वी में। इसका विस्तार की बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर नीचे गुजरात से बंगाल तक इसका विस्तार माना जाता है। महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण 1008 ईस्वी में हुआ था, और इस साम्राज्य का अंत जो है गुर्जर प्रतिहार का 1036 ईस्वी में माना जाता है। इस जो साम्राज्य था, इसमें प्रमुख कवि या विद्वान के रूप में फेमस थे राजशेखर। ये महेंद्र पाल प्रथम के जो राज दरबारी हुआ करते थे, राजशेखर। गुर्जर प्रतिहार कालीन साहित्य की बात करें तो कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। तो राजशेखर की किताबों के नाम भी ध्यान रखने, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और काव्य मीमांसा। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो अपन को ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ से या किस प्रशस्ति से गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो ग्वालियर प्रशस्ति से मिलता है। ग्वालियर मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष मीर भोज या भोज प्रथम के शासनकाल को माना जाता है, तो इसके समय सबसे ज्यादा उत्कर्ष के पर ऊपर पहुंचा था। साहित्य की बात करें तो साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र भीनमाल था। उद्यतन सूरी हरिभद्र का शिष्य था। उद्यतन सूरी जो था हरिभद्र का शिष्य था। शिशुपाल वध ये माघ के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत कविता, ये भीनमाल के थे। ये ध्यान रखना है, माघ कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल के, संस्कृत भाषा के विद्वान थे, और इन्होंने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ लिखा था। कुवलयमाला ग्रंथ जो उद्यतन सूरी ने लिखा था। धूर्ताख्यान और समराइज का ग्रंथ ये हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखे गए थे, और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आलोचक इनको माना जाता है, हरिभद्र सूरी को। और यह हरिभद्र सूरी ही उद्यतन सूरी के जो गुरु थे। ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति बालादित्य ने लिखी थी, धनेक का पुत्र था। मेहर भोज के दरबारी कवियों की बात करें तो बालादित्य था, धमेक का पुत्र था, और इसने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करी थी, धनेक के पुत्र ने। महेंद्र पाल प्रथम का राजकवि जो है राजशेखर था, इसने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत और काव्य मीमांसा ये ग्रंथ लिखे थे। गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित किन्हीं 3 मंदिरों के नाम लिखे, तो 3 मंदिरों के नाम है आहड़ का आदि वराह मंदिर, ये उदयपुर में है। इसका निर्माण मीर भोज ने 8वीं सदी में करवाया था। दूसरा है आभानेरी का हरसत माता मंदिर, दौसा के अंदर है। इसका निर्माण मंदिर का राजा चांद ने करवाया था। और चांद बावड़ी का निर्माण जो है मीर भोज ने करवाया था। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है चांद बावड़ी। ठीक है, ओसिया का हरिहर मंदिर ये जोधपुर में स्थित है। ये सचिया माता मंदिर ये राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित ये मंदिर माने गए। प्रमुख विद्वान और उनके समकालीन आश्रयदाता देखते हैं, जैसे महाराणा कुंभा, इसका शासनकाल माना जाता है 1433 से 1468। ये सिसोदिया वंश से संबंधित है। इनके समय जैन संतों की बात करें तो 4 जैन संत मुख्य विद्वान के रूप में थे।
मुनि सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, सोमदेव और सोम सुंदर। चारों जैन विद्वान थे, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, सोमदेव और सोम सुंदर। अन्य विद्वानों की बात करें तो अत्रि महेश ये पिता पुत्र थे। कान्य व्यास, मंडन, इल्लाभट्ट, गोविंद, नाथा और सकल कीर्ति ये महाराणा कुंभा के समय के विद्वान माने जाते हैं। राम सिंह बूंदी की बात करें तो राम सिंह बूंदी के समय का जो विद्वान है ये सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सती, सती रासो और अन्य ग्रंथ भी लिखे थे 8, राम रज्जाट इस प्रकार के। जसवंत सिंह की बात करें तो जसवंत सिंह जो थे इन्होंने मोणोत नैणसी इनके विद्वान थे। और मोणोत नैणसी ने 2 किताबें लिखी थी, मोणोत नैणसी लिख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगले कुछ फैक्ट्स हैं। शासक एवं प्रमुख विद्वान या दरबारी इनके, जिसे पुष्यमित्र शुंग है, इसके दरबारी थे पतंजलि जिन्होंने महाभारत से लिखा था। विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य के नवरत्न में धन्वंतरी, कालिदास, परमेर, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, भट्टकरपर और वारुचि इनको विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल किया जाता था। अगले शासक है कनिष्क। कनिष्क के दरबारी थे अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्व, माथर और अस्मित्र। इस प्रकार इनके विद्वान ये हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसका विद्वान था कालिदास। अकबर के समय की बात करें तो दुर्शा आडा, ख्वाजा अब्दुल समद मुख्य चित्रकार थे। शेख सलीम चिश्ती ये प्रमुख विद्वान थे। जहांगीर की बात करें तो उस्ताद मंसूर ये मुख्य चित्रकार था और अबुल हसन ये भी चित्रकार था। तो उस्ताद मंसूर, अबुल हसन किसके दरबारी थे? तो जहांगीर के दरबारी थे। अब कुछ विद्वान शासक है और उनके समकालीन जो विद्वान थे उनके बारे में देखते हैं। जैसे राजशेखर ये महेंद्रपाल प्रथम का विद्वान दरबारी था। मिर्जा गालिब ये बहादुर शाह द्वितीय से संबंधित है। हेमचंद्र ये कुमार पाल के समय का व्यक्ति है। हेमचंद्र। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। और सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ के समय का दरबारी है। शेख बहाउद्दीन जकारिया ये इल्तुतमिश के समय का है। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के समय भारत आया था, या गयासुद्दीन तुगलक के समय का है। बाण भट्ट जो है हर्ष का समय का है। जयदेव ये लक्ष्मण सेन का दरबारी है, या लक्ष्मण सेन के समय का विद्वान है। सारंगधर ये सिंघण के समय का विद्वान है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय का है। राजवेद जीवक ये बिंबिसार के समय का है। हरिशरण समुद्रगुप्त के समय का है। और श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ये सवाई जयसिंह के समय का। अब प्रमुख सभ्यताओं की तरफ चलते हैं जो राजस्थान के अंदर देखने को मिली है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर ये ताम्रयुगिनी सीकर में कांतली नदी पर है, ये घग्गर नदी पर है। पुराड़ा नागौर में है। गुर्जरात्रा ओशा सभ्यता ये जोधपुर में है। नगर सभ्यता रेड सभ्यता ये दोनों टोंक में। और नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। नगर और नगरी का ध्यान रखना है, नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़ में। आहड़, बालातल, बागोर, धोली मगरा, इसबाल, झाड़ोल ये पांचों सभ्यता, पांचों छह सभ्यता उदयपुर में है। आहड़ भी है, बालातल भी है, बागोर भी है, धोली मगरा भी, इसबाल भी और झाड़ोल भी है। बागोर सभ्यता उदयपुर कोठारी नदी पर है। अभी तो ये भीलवाड़ा के अंदर आने लग गया। सोनारी जो है झुंझुनू के अंदर है। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। भीनमाल एलाना ये नागौर के जालोर के अंदर है। बैराठ जोधपुरा नलियासर सभ्यता सभ्यता जो ये जयपुर में है। अब सभ्यताओं के अंदर कुछ मुख्य चीज जो अपन को देखने को मिलती है वो देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कालीबंगा सभ्यता ये हड़प्पा कालीन मानी जाती है, इसको निर्धन सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी, 53 में की थी, 1953। कुछ फैक्ट्स लिखने में गलती हो जाती है। कालीबंगा का उत्खनन जो है बीबीलाल और बीके थापर ने 1960 में करवाया था। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है इसको। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसको माना जाता है। दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है खेती बाड़ी, बैलगाड़ी, ये बेल की खंडित मूर्ति, तिलबट्टा ये यहाँ से मिले। मिट्टी से बनी मोहरें मिली है। चिरायु कब्र मिली है। दोहरे परखोटे के साक्ष्य मिलते हैं। 3 स्तरीय नगरीय व्यवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप और तंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य भी कालीबंगा से
मिलते हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के बारे में भी अपन को ध्यान रखना है। द्वितीय खेत के ज्यादातर पूछा जाता है, या फिर चिरायु कब्र का, दोहरे परखोटे का, 3 स्तरीय नगरीय व्यवस्था का, भूकंप का, तंदूर का, अग्निकुंड का और 2 फसलों का, ये पूछ लिया जाता है। आहड़ सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास, सर्वप्रथम उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, ताम्र शोधन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है, थाली और दीपक, तांबा गलाने की भट्टी ईरान सभ्यता से संबंध में माना जाता है इसका। संयुक्त परिवार, ताम्रवती नगरी इसको बोला जाता है। मुख्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो चावल, मुख्य व्यवसाय उद्योग धंधे थे। उल्टी तपाई शैली के काले और लाल मृदभांड यहाँ से मिले। पनाशियन बुल के साक्ष्य मिले और लोह धातु से लोग परिचित नहीं थे, ऐसे विवरण हमें मिलते हैं। बैराट सभ्यता की बात करें तो मेनेंडर के 16 सिक्के यहाँ से मिले जयपुर से। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम साक्ष्य भी बैराट से अपन को मिलते हैं। 5 सांस्कृतिक युगों के साक्ष्य हमें नोह सभ्यता से मिलते हैं। शुंग और कुषाण कालीन सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा है। महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति नागौर नगर टोंक से मिली है। आयताकार बुर्जिया की साक्ष्य बालाथल सभ्यता से मिले और शुंगकालीन यक्ष प्रतिमा की साक्ष्य नौ भरतपुर से मिले। राजस्थान में कांस्य युगीन सभ्यताओं के उदाहरण जो है कालीबंगा, बालाथल और बागौर है, ये कांस्य युगीन मानी जाती है। तीनों की तीनों सभ्यताएं कालीबंगा, बालाथल और बागौर। राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य अशोक मौर्य के भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगवाए थे और अशोक के शिलालेख जो है वो 81 माने जाते हैं। शक शासक जो रुद्रदामन था उसका जूनागढ़ अभिलेख है। भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख इसको माना जाता है, ठीक है, राजस्थान का भी और भारत का भी। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना जयपुर में 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय 1960 में जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया था। तो ये पूछ लिया जाए कि अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई थी, तो जयपुर में हुई थी 1955 में। फिर 1960 में इसको बीकानेर में ट्रांसफर कर दिया गया था। मध्यमिका नगरी जो चित्तौड़ में स्थित है का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो महाभारत के अंदर मिलता है, जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। बड़ली शिलालेख जो अजमेर में 443 ईसा पूर्व का है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है मध्यमिका का। अजमेर शिलालेख राजस्थान में पारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। अजमेर का शिलालेख ये दरगाह के अंदर मिला हुआ है। उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति है और पशुपति संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो लकुलिश को माना जाता है। एकलिंग जी मंदिर से एक नाथ प्रशस्ति मिली है उदयपुर में और पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश को माना जाता है। बैराट जयपुर से प्राप्त भाब्रू शिलालेख है जो बैराट से मिला है। इसमें मौर्य शासक सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक को बौद्ध होना भी इसमें बताया गया है। अचलेश्वर का लेख या तेज मंदिर लेख से राजपूतों की चंद्रमावंशी होने का विवरण हमें मिलता है अचलेश्वर लेख से और तेज मंदिर लेख से। बरनाला का अभिलेख ये जयपुर से प्राप्त हुआ है। 227 ईस्वी में संस्कृत वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय के आमेर के संग्रहालय के अंदर ये स्थित है। 227 ईस्वी में इसकी भाषा संस्कृत है और ये आमेर के संग्रहालय में स्थित है। अब राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और शिलालेख है जिनके बारे में अपन को जानकारी करनी है। जैसे बड़ली का शिलालेख, ये बड़ली शिलालेख जो है अजमेर में मिला है। ये राजस्थान तथा ब्रह्मी लिपि दोनों का सबसे प्राचीन लेख माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लेख शिलालेख भी बड़ली का शिलालेख माना जाता है जो अजमेर में, और राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मी लिपि का शिलालेख भी बड़ली शिलालेख माना जाता है। अजमेर के साथ मध्यमिका चित्तौड़ में भी जैन धर्म के प्रचार का उल्लेख इसमें मिलता है कि इस शिलालेख से अपन को अजमेर और चित्तौड़गढ़, मध्यमिका चित्तौड़ दोनों में जैन धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी शिलालेख की बात करें तो चित्तौड़ के अंदर मिला है। इसमें राजस्थान में वैष्णव और भगवत धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख इसको माना जाता है, जो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। बिजोला शिलालेख भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसमें चौहानों के आदि पुरुष जो वासुदेव थे उनके द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था, ऐसा उल्लेख हमें बिजोला शिलालेख से मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो इसके प्रशस्तिकार जो थे देपाक को माना जाता है। महाराणा कुंभा की विजयों और उपाधियों का वर्णन इसके अंदर मिलता है रणकपुर प्रशस्ति में। इसमें बप्पा और कालभोज की अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है और मेवाड़ में प्रचलित नाणक नामक मुद्रा का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है रणकपुर प्रशस्ति से। अगले प्रशस्ति है जैसे राज प्रशस्ति, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर लिखी हुई है और 25 शिलालेखों में रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था।
तो अपन को ध्यान रखना है कि राजसमंद झील के किनारे पर है, एशिया की सबसे बड़ी है, 25 शिलालेखों में लिखी गई है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मेवाड़ और मुगल के बीच की संधि का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है, जो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुई थी, ये भी राज सिंह प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात कार्यों के दौरान 14 वर्षों में हुआ था, इसका उल्लेख भी ऐसा यहाँ पर मिलता है। अगली प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके प्रशस्तिकार जो है महेश भट्ट माने जाते हैं। ये राणा कुंभा की प्रशस्ति है। कुंभा की उपलब्धियों, युद्धों और उसके द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन इसके अंदर मिलता है। मानमोरी अभिलेख की बात करें तो मानमोरी अभिलेख मानसरोवर झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है इसमें, और अमृत मंथन की कथा का उल्लेख भी मानमोरी अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। सारणेश्वर या साड़ेश्वर प्रशस्ति, यह वराह मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इसमें। गुहिल वंश के शासक अल्लट की जानकारी भी सारणेश्वर या साड़ेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। कुंभलगढ़ शिलालेख, ये एकमात्र अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख, तो इस अभिलेख में अमीर को विषमघाटी पंचारण कहा गया है। दास्ता, आश्रम व्यवस्था, यज्ञ और तपस्या का उल्लेख भी इस अभिलेख, इस शिलालेख के अंदर मिलता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र शिलालेख कुंभलगढ़ शिलालेख है। बैराट शिलालेख, ये जयपुर में बीजक पहाड़ी पर स्थित शिलालेख, इसका उत्कीर्ण जो है मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और संघ में आस्था प्रकट की है। मीनांडर के 16 सिक्के भी यहीं से अपन को मिलता है। चिरवा का शिलालेख की बात करें तो चिरवा का शिलालेख से अपन को मेवाड़ी गोचर भूमि, सती प्रथा और शिव धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। गंभीरी नदी के पुल का लेख, गंभीरी नदी के पुल के लेख से अपन को समर सिंह और उसकी माता जयतल्य देवी का वर्णन मिलता है। श्रृंगी ऋषि के शिलालेख की बात करें तो श्रृंगी ऋषि के शिलालेख से अमीर का बेलों के साथ भी सफल युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण सिंह और क्षेत्र सिंह की त्रिस्तरीय यात्रा का भी वर्णन हमें श्रृंगी ऋषि का शिलालेख से मिलता है। समिदेश्वर मंदिर की शिलालेख की बात करें तो मोकल द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है इसमें, कि मोकल के द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ऐसा उल्लेख समिदेश्वर मंदिर की शिलालेख से मिलता है। महाराजा लक्ष्मण सिंह ने झोटिंग भट्ट जैसे विद्वानों को आश्रय दिया था, ऐसा उल्लेख भी हमें समिदेश्वर मंदिर से मिलता है। सिसोदिया और परमार वंश की जानकारी भी हमें समिदेश्वर मंदिर शिलालेख से मिलती है। देलवाड़ा शिलालेख की बात करें तो टंक नाम की मुद्रा की प्रचलन का उल्लेख मिलता है, टंक नाम की मुद्रा। राय सिंह की प्रशस्ति, ये बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें राय सिंह प्रशस्ति से। घटेला की शिलालेख जो जोधपुर के अंदर मिली है, इसमें राजस्थान में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, जो राणोकाई की पत्नी संपत देवी के द्वारा किया गया था, तो ये उल्लेख अपन को मिलता है। प्रतिहार राजा कुक्कुट राजा को न्याय प्रियता वीरता प्रसन्नति ऐसा उल्लेख मिलता है। नागभट्ट प्रथम को एक प्रतापी शासक बताया गया है, ये सब उल्लेख भी घटेला शिलालेख के अंदर अपन को मिलता है। ओसिया के लेख की बात करें तो मान सिंह को भूमि का स्वामी और वत्सराज को शत्रुओं का दमन करता माना गया है, और वर्ण व्यवस्था की जानकारी भी हमें ओसिया के लेख से मिलती है। चित्तौड़ के लेख की बात करें तो चित्तौड़ के लेख से स्त्रियों के देवालय में प्रवेश निषेध की जानकारी अपन को मिलती है, तो स्त्रियों के देवालय में प्रवेश निषेध था, ऐसा उल्लेख अपन को चित्तौड़गढ़ लेख में मिलता है। नाथ प्रशस्ति की बात करें तो नाथ प्रशस्ति से पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। हर्षनाथ प्रशस्ति से वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। हर्ष मंदिर का निर्माण विग्रह राज के समय सामंत अल्लट ने करवाया था, ऐसा उल्लेख भी हर्षनाथ प्रशस्ति से हमें मिलता है। जालौर के लेख की बात करें तो जालौर के लेख से परिवारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कैसे हुई थी, ऐसा उल्लेख हमें जालौर के लेख से मिलता है। नानसा यूप अभिलेख से पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। बड़वा स्तंभ लेख से वैष्णव धर्म और यज्ञ महिमा का उद्योतक माना जाता है। चित्रिरात्र यज्ञों के अप्तोताम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। बसंतगढ़ लेख से सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम राजस्थान में को राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख भी बसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है। किराड़ो के शिलालेख की बात करें तो किराड़ो के शिलालेख से परमाणु की उत्पत्ति माउंट आबू के वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से मानी जाती है। किराड़ो शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है। माचड़ी की शिलालेख की बात करें तो माचड़ी की शिलालेख से पहली बार बड़गुजर शब्द का उल्लेख मिलता है। नागदा शिलालेख की बात करें तो बहुविवाह और संयुक्त परिवार जैसी प्रथाओं का उल्लेख इसके अंदर हमें मिलता है। अब कुछ प्रथाएं जिनका उल्लेख अपन को कहां से मिला ये देखते हैं। जाति प्रथा का उल्लेख मकराना की बावड़ी से मिला है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ओशिया जोधपुर से मिलता है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कुंभलगढ़ शिलालेख से मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख घटियाला जोधपुर और चिरवे के अभिलेख से मिलता है। अमृत मंथन की कथा का उल्लेख मानमोरी चित्तौड़ से मिलता है। सामंत प्रथा का उल्लेख बसंतगढ़ सिरोही से मिलता है। बहुविवाह संयुक्त परिवार का उल्लेख नागदा शिलालेख से मिलता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति ये ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। अब कुछ प्रमुख संधियां हैं जिनके बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं। सहायक संधि जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुई थी।
राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार जो है भरतपुर है, रणजीत सिंह इसके शासक थे। और पूर्ण और विस्तृत संधि की बात करें तो अलवर रियासत ने की थी। उसके बाद में जोधपुर, जयपुर, मछेंद्री, बूंदी, भरतपुर ने भी इसको स्वीकार किया था। अब इसमें क्या करना था, तो ब्रिटिश सेना की तैनाती, तनख्वाह रियासत देगी और सेना के तैनात करना पड़ेगा रियासत के अंदर। विदेशी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की रहेगी, ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। दूसरी थी अधीनस्थ संधियां जो 1817-18 में की गई थी। तो राजपूताना की देशी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की थी, चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। सर्वप्रथम संधि करौली ने की थी, जिसके शासक हरबख्श पाल थे। अगले चलते हैं राज्य हड़प नीति, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। विलय के क्रम की बात करें तो अपन सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर, ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर है ये, और ये 1852, झांसी 1853, दत्तक पुत्र को अमान्य किया था इन्होंने, नागपुर 1854, अवध 1856, इसको कुशासन के आरोप लगाकर हड़पा गया था। अब कुछ प्रमुख संस्थाएं और उनके गठन के बारे में देखते हैं। शेखावाटी ब्रिगेड, यह 1835 में झुंझुनू में स्थापित की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में इसने भाग लिया था और अंग्रेजों का विरोध इसने किया था। हितकारिणी सभा 1871 में स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा 1877 में उदयपुर में स्थापित की गई थी। महाराणा सज्जन सिंह ने इसको स्थापित किया था और इसका जो उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। परोपकारिणी सभा की बात करें तो 1883 में उदयपुर में स्थापित हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और उसके पहले अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह थे। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में की गई थी। इन्हीं संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वीर भारत सभा 1910 में ये कोटा में की गई थी। केसरी सिंह बारट, लाल खरबा, गोपाल सिंह खरबा जिसको बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण, गुरुदत्त और लाहिड़ी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय था वर्धा से अजमेर स्थापित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य रणनीतिक चेतना जागृत करना था। राजस्थान सेवा संघ के 2 अखबार थे, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। 2 अन्य सदस्य की बात करें तो इसमें किंकर और रामनारायण चौधरी भी इसके सदस्य थे। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसको नरेंद्र मंडल कहा जाता है, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 में हुई थी। जॉर्ज पंचम ने देशी रियासतों से बने विधानमंडल की संयुक्त घोषणा की थी। इसी दौरान जॉर्ज पंचम को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी। इसका नामकरण अलवर नरेश जय सिंह ने किया था और अध्यक्षता बीकानेर के शासक महाराणा गंगा सिंह ने की थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष रामचंद्र राव थे, प्रथम उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, ठीक है। आड़ोती सेवा संघ की स्थापना 1925 में बूंदी में हुई थी और संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में अजमेर में हुई थी और संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला थे। महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1958 में हरिभाव उपाध्याय और उनके साथियों द्वारा की गई थी, साथियों के द्वारा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना 1929 में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की गई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना सागरमल गोपाल के द्वारा की गई थी। हुरडा सम्मेलन 1734 सवाई जयसिंह द्वारा मराठों के विरुद्ध किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। धौलपुर समझौता जो है 1941 में हुआ था, 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव और जयसिंह के बीच में हुआ था धौलपुर समझौता। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में पहले अध्यक्ष कांता खतूरिया मानी जाती है। जोधपुर लीजियन का गठन जो है 1835 में किया गया था। RSRTC की स्थापना 1964 में, रेडा की स्थापना 1985 में, मरु उद्यान 1981 में और राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001 को स्थापित किया गया था। मुदालियार शिक्षा आयोग 1952 से संबंधित है। NCERT की स्थापना 1961, कोठारी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सर्व शिक्षा अभियान की जो पेमेंट आता है वो 85.15 अनुपात में आता है। 2001 में इसके द्वारा शिक्षा आपके द्वारा शुरू किया गया था। RSRTC की स्थापना 1964 में की गई थी। अब कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो अखबार निकाले गए थे, पत्रिकाएं थी, उनके बारे में देख लेते हैं। वे अखबार जो आर्य समाज विचारधारा का प्रचार करते थे, उनमें देश हितैषी, जनहित कारक और परोपकारक, ये मुख्य अखबार थे जो आर्य समाज की विचारधारा का प्रचार करते थे। देश हितैषी, जनहित कारक और परोपकारक। अब देखते हैं राजपूताना गजट। ये 1835 में अजमेर से निकाला गया था मुराद अली के द्वारा, राजपूताना गजट। दूसरा है सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये 1876 में उदयपुर से निकाला गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ये पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है। देश हितैषी समाचार पत्र 1882 में अजमेर से निकाला गया था मुन्नालाल शर्मा के द्वारा।
राजस्थान समाचार 1889 में अजमेर से निकाला गया था मुंशी समर्थदान के द्वारा और ये पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र माना जाता है। प्रताप समाचार पत्र जो है 1910 में कानपुर से निकाला गया था और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया था। इसे बिजोली आंदोलन का प्रकाशन भी इसके अंदर मिलता है। राजस्थान केसरी की बात करें तो राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से निकाला गया था विजय सिंह पथिक और नारायण चौधरी के द्वारा और 1922 में फिर इसको अजमेर से निकालना शुरू किया गया था। नवीन राजस्थान 1922 में अजमेर से निकाला गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तरुण राजस्थान 1923 में ब्यावर से निकाला गया था जयनारायण व्यास और विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान अखबार 1923 में ब्यावर से निकाला गया था ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। त्याग भूमि 1928 में अजमेर से निकाला गया था हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। आगी बाण की बात करें तो आगी बाण 1932 में ब्यावर से निकाला गया था जयनारायण व्यास के द्वारा जो राजस्थानी भाषा का पहला अखबार माना जाता है। अखंड भारत ये अखबार 1935 में बंबई से निकाला गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। नवज्योति 1936 में अजमेर से निकाला गया था दुर्गा प्रसाद और रामनारायण चौधरी के द्वारा। ओदबुर ओदुबरिया नवजीवन 1936 में अजमेर से निकाला गया था हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। नवजीवन 1939 में अजमेर से निकाला गया था नारायण सिंह के द्वारा। लोक सेवक कोटा से निकाला गया था अभिनरी के द्वारा और लोकवाणी जयपुर से निकाला गया था 1943 ईस्वी में। तो इस प्रकार आज हमने 1000 से भी ज्यादा फैक्ट्स को पढ़ा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप मुझे इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा ताकि आप किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से नहीं जूझें और आप टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और आज की क्लास को आप अच्छे तरीके से देखें, इन फैक्ट्स को याद करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।